आज हम न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में एक काफी तेजी से उभरते नाम पर बात करने वाले हैं, ज़ोरान मामदानी। जी हाँ, ज़ोरान मामदानी। उनका सफर कंपाला से क्वींस तक, फिर एक रैपर से राज्य विधानसभा सदस्य और अब तो मेयर पद के प्राइमरी विजेता भी। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम उनके इस दिलचस्प सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ मतलब एक राजनेता के बनने की नहीं है। हाँ? इसमें कई पहचानें मिलती हैं, युगांडा, भारत, अमेरिका, हाँ? फिर संगीतकार, एक्टिविस्ट और अब नीति निर्माता। तो हमारा मकसद यही है कि जो जानकारी है उससे उनकी यात्रा के जो सबसे अहम, सबसे अनोखे पहलू हैं उन्हें सामने लाएं। और क्या सफर है, मतलब एक तरफ यंग कार्डमम नाम से रैप करना, हाँ, दूसरी तरफ जो कम आय वाले लोग हैं उन्हें घरों से निकलने से बचाना, और अब न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर का मेयर बनने की आप कह सकती हैं दहलीज पर खड़े हैं। सही कहा। तो शुरू से शुरू करें। कंपाला युगांडा में जन्म हुआ उनका 1991 में, फिर अमेरिका आए। हाँ, और उनकी पढ़ाई भी तो देखिए, ब्रोंक्स साइंस हाई स्कूल, फिर बुडाइन कॉलेज गए जहां उन्होंने अफ्रीकाना स्टडीज पढ़ी। जी, और वहीं कॉलेज में उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन का जो चैप्टर था उसकी सह स्थापना की। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वो शुरुआत से ही एक्टिविज्म की तरफ झुके हुए थे, और यही चीज शायद बाद में उनके राजनीतिक करियर की नींव बनी। राजनीति में आने से पहले का उनका काम भी वो सीधे जमीनी मुद्दों से जुड़ा था, है ना? क्वींस में फॉरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर थे वो। ये अनुभव कितना जरूरी रहा होगा उनके लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उन लोगों की मदद करना था जो मतलब सिस्टम की मुश्किलों का शिकार हो रहे थे। हाँ। इस अनुभव ने उन्हें आवास की जो असुरक्षा होती है उसकी असलियत दिखाई, और इसी से उनकी नीतियां बनी। उन्हें वो विश्वसनीयता मिली जो शायद बाकी नेताओं के पास ना हो। और इसी दौरान वो संगीत में भी एक्टिव थे, मिस्टर कार्डमम या यंग कार्डमम। हाँ बिल्कुल, वो पहलू भी है उनकी शख्सियत का। फिर 2018 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली और 2020 में एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा का चुनाव जीत लिया। जी, क्वींस के 36वें डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, और ये जीत भी अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक थी। सही कहा आपने। वो सीट पर पहले दक्षिण एशियाई पुरुष बने, पहले युगांडा मूल के व्यक्ति और तीसरे मुस्लिम सदस्य। बाप रे! तो विधानसभा में उन्होंने सिर्फ अपनी हाजिरी नहीं लगाई बल्कि ठोस काम भी किया, जैसे वो किराया मुक्त बसों का एक पायलट प्रोजेक्ट था। हाँ, उस पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र जरूरी है। क्या उससे उनके जो बाद में मेयर अभियान के वादे थे उनको कुछ बल मिला? बिल्कुल मिला। देखिए, उस छोटे से पायलट प्रोजेक्ट से जो अच्छे नतीजे आए, उससे उनके मेयर पद के लिए जो बड़े वादे थे, जैसे मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको एक आधार मिला, विश्वसनीयता मिली। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे छोटे लेवल पर किए गए प्रयोग जो हैं वो बड़ी नीतियों की बुनियाद बन सकते हैं। और उन्होंने किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कानून आगे बढ़ाए, जो उनकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा से बिल्कुल मेल खाता है। और फिर आया 2025 का मेयर अभियान, एक बिल्कुल स्पष्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मंच के साथ। किराया फ्रीज, मुफ्त बसें, सबके लिए चाइल्ड केयर और शहर के अपने किराना स्टोर। ये तो काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हाँ, है तो। और अभियान चलाने का तरीका भी, वो भी काफी अलग था, जैसे रोटी और गुलाब का नारा। हाँ, मैंने भी सुना था। ये सिर्फ आर्थिक जरूरतों यानी रोटी की बात नहीं करता, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी और सम्मान यानी गुलाब की भी बात करता है। ये ऐतिहासिक लेबर मूवमेंट से जुड़ा हुआ नारा है। अच्छा। साथ ही बॉलीवुड के रेफरेंस इस्तेमाल करना, कई भाषाओं में विज्ञापन देना, ये सब न्यूयॉर्क की जो मल्टीकल्चरल पहचान है उससे गहराई से जुड़ने की एक कोशिश थी। जी हाँ, बिल्कुल। उससे जरूर जो युवा वोटर हैं और जो वर्किंग क्लास के वोटर हैं उनमें उत्साह आया होगा। निश्चित रूप से। और नतीजा हमने देखा, जून 2025 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो को हरा दिया, सिर्फ 33 साल की उम्र में। कमाल है। इसमें वो रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम का भी शायद अहम रोल रहा होगा। उस सिस्टम में वोटर उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं ना। हाँ। तो उससे मामदानी जैसे नए चेहरे को दूसरे और तीसरे नंबर की पसंद के वोटों से भी बढ़त बनाने में मदद मिल सकती है। ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक उलटफेर थी, और इस जीत के साथ वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम, पहले भारतीय मूल के और सबसे युवा मेयरों में से एक बनने की राह पर है। जी। स्रोतों में वॉल स्ट्रीट और नेशनल मीडिया की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। जी। कुछ लोगों ने व्यापार जगत के लिए एक डराने वाला चेहरा बता रहे हैं। हाँ, ये प्रतिक्रिया तो अपेक्षित थी, क्योंकि उनका जो मंच है वो पारंपरिक सत्ता और आर्थिक ढांचों को कहीं ना कहीं चुनौती देता है। सही बात है। वैसे उनके निजी जीवन की बात करें तो वो शिया मुस्लिम हैं, और 2025 की शुरुआत में ही उन्होंने सीरियाई इलस्ट्रेटर रामा दोआजी से शादी की है। अच्छा, तो अगर हम मामदानी की कहानी का सार देखें तो ये कई अलग अलग दुनियाओं का एक संगम है। अप्रवासी अनुभव, कला, जमीनी सक्रियता और एक बहुत ही स्पष्ट प्रगतिशील राजनीतिक नजरिया। बिल्कुल। उनकी कहानी सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, ये दिखाती है कि राजनीतिक नेतृत्व कैसा दिख सकता है। मतलब ऐसा नेतृत्व जो समर्थ, नस्लीय समानता और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर आधारित हो। हाँ। उनकी प्राइमरी जीत एक तरह से उनके खास राजनीतिक मंच और उनके अभियान के तरीके की पुष्टि करती है। और इसका महत्व सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही सीमित नहीं है ना? ये दिखाता है कि कैसे जमीनी जुड़ाव, अपनी सांस्कृतिक पहचान को खुलकर सामने रखना और स्पष्ट नीतिगत मांगें, ये सब मिलकर राजनीति में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं। हाँ, और स्थापित शक्तियों को चुनौती दे सकती हैं।
वो रोटी और गुलाब वाला नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, शायद राजनीति करने के एक नए उभरते हुए तरीके का प्रतीक है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि इस चुनावी जीत से आगे बढ़कर मामदानी का जो तरीका है, जिसमें सांस्कृतिक पहचान है, जमीनी स्तर का संगठन है और साफ साफ पॉलिसी की मांगे हैं, क्या ये दिखाता है कि अमेरिका और शायद दुनिया भर के जो विविध शहर हैं, वहाँ राजनीतिक आंदोलन बनाने और कामयाब होने के तरीके अब बदल रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।